जब इंसान ये कहता है ना कि जी मैं तो मजाक कर रहा था और मैं तो ऐसे ही बोला जी, कुछ मजाक नहीं होता दुनिया में, कुछ मजाक ही नहीं होती है। आदमी के अवचेतन मन में छिपा हुआ, रुका हुआ, ठहरा हुआ एक ऐसा विचार होता है जिसको वो एक अनुकूल अवसर देख करके, मौका देख करके व्यक्त कर देता है। और जब वो चीज़ जाहिर हो जाती है तो आदमी उसे बराबर करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था, अपनी झेप मिटाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। ऐसी जो आपने कहा, जो भी व्यक्ति लेट होते हैं या लेट, कुछ लोगों को अपने एक साइकोलॉजिकली दिमाग में भरा होता है कि उन्हें अगर बड़ा दिखना है, उन्हें ज़्यादातर वो लोग करेंगे जो वास्तव में छोटे होते हैं। देखिए, जो छोटा होगा वो तो बड़ा दिखना चाहेगा। हाँ। जो बड़ा है वो तो है, दिखने की क्या जरूरत है। जैसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता, व्यक्ति सुपीरियर होता है, इन्फीरियरिटी का ही कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स इन्फीरियरिटी का होता है, हीनता की ग्रंथि होती है, हीनता की भावना होती है। ऐसे ही जो आदमी अपने आप को ज़्यादा बड़ा आदमी, ज़्यादा व्यस्त आदमी, ज़्यादा प्रोफेशनल शो करता है, वो करता है जो छोटा होता है। जो होता है वो तो होता ही है। तो वो जो लेट लतीफ़ी का चक्कर है, ये लेट जो आदमी होता है, वो जब जहाँ भी देखिए महत्व की चीज़ें हैं। आपने अगर हवाई जहाज़ में फ़्लाइट पकड़नी है तो आप कभी लेट नहीं होंगे। आपने ट्रेन पकड़नी है तो कभी लेट नहीं होंगे। आपने इंटरव्यू देने जाना तो कभी लेट नहीं होंगे। आपने किसी से पैसा लेने जाना तो कभी लेट नहीं होंगे। देने जाना है तो लेट हो सकते हैं, लेने जाने में कभी आप लेट नहीं होंगे, है ना जी। कोई और काम ऐसा हो कि आपको कहा जाए कि 5-5 हज़ार रुपये सवेरे बटेंगे और आपको सुबह 4 बजे वहाँ जाकर पहुँचना है, तो 2 बजे जाके 4 पाई बिछा लेंगे लोग वहीं कि जब 4 बज जाए तो मुझे उठा देना, मैं ही लेटा हूँ बराबर में इस बूथ के, जहाँ 4-4 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये बटेंगे। ये एक्चुअली जिस चीज़ का महत्व तो हम कम आंकते हैं, कम समझते हैं, वहीं हम लेट होना, ये सब करना, ये सब चलता है। और सिंसियरिटी और पंक्चुअलिटी, दो ये ऐसे गुण हैं कि आपको इसके अलावा किसी और गुण की जरूरत नहीं है। सिंसियरिटी और पंक्चुअलिटी, समय का पाबंद और व्यक्ति का विषय के प्रति सीरियस होना, ये दो बहुत महत्वपूर्ण गुण हैं। अगर ये व्यक्ति ने अपने अंदर आत्मसात कर लिए तो बाकी सारी, मैंने बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को देखा है जिनकी लाखों में तनख्वाहें हैं, वो अपने व्यवहारगत दोष की वजह से बार बार नौकरियां खोते रहते हैं, बार बार नौकरियां छूटती रहती हैं उनकी, बार बार उनकी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। उनकी प्रॉब्लम्स उनकी स्किल्स में नहीं है, जो विद्या उन्होंने कार्यगत ज्ञान किया है वो उनके पास पूरा है, लेकिन जो व्यवहारगत ज्ञान है उसमें वो पीछे है कहीं। उन्हें ये पता नहीं कि कैसे एडिकेट्स क्या होने चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। अगर स्टाफ में लेडीज़ हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार करें, अगर कोई बुजुर्ग आपका इमीडिएट बॉस है तो उसके साथ कैसा करें, अगर आपके दफ्तर में कोई बच्चे आ गए तो उसके साथ हम कैसा करें, हमारे परिवार का कोई परिजन आ गया हमारे वर्किंग प्लेस पर तो हमें उस समय क्या रोल प्ले करना चाहिए। हम उन परिवार के लोगों को लेकर के झूला झूलने जाएँ, पिकनिक मनाने जाएँ, वाटरफॉल देखने जाएँ, या अपने काम, मतलब ये हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं क्योंकि तैयारियाँ नहीं हो नहीं पाती हैं। या हमारी कोई फैमिली मेम्बर की कोई लेडी आ गई, उसके साथ उसकी कोई फ्रेंड आ गई, तो हम उस समय कैसा बात करेंगे कि नहीं करेंगे, कितना समय देंगे, इसी को तैयारी हमारे पास कभी होती नहीं है। और यही चीज़ें हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करती हैं। आप जिस नौकरी में गए, आप किसी जगह लाइनमैन बने तो पता है भाई हाई डील का आपके पास डिप्लोमा होगा ही होगा। आप अगर कहीं डॉक्टर बने तो पता ये बेसिक कि भैया आपने कुछ ना इसका अपने कुछ ना कुछ कर ही रखा होगा, BBS होगा, MBBS होगा, या अपने कुछ तो होंगे ही आप। ये तो कॉमन साइकोलॉजी है। एक आदमी गाड़ी चला रहा तो DL उस पर होगा ही। हाँ, अब वो अलग बात है कि हैवी है कि लाइट है कि क्या है, वो एक अलग चीज़ है। तो जो कार्यगत ज्ञान है उसकी तो अपेक्षा हर आदमी करके चलता है कि आप जानते हैं उस विद्या के बारे में, लेकिन उसकी वजह से आपको कभी दोष नहीं होता। मैं ऐसे बहुत सारे संस्थानों में ऐसे पदों पर रहा जहाँ मुझे लोगों को चुनने का मौका मिला, रिक्रूटमेंट में कहिए या इस तरह की चीज़ों में, इंटरव्यू संबंधी या फाइनल जो इंटरव्यू होके आ गए उस तरह से चीज़ों में, तो वो वहाँ यही देखते थे जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती थी या बड़े लेवल पे, तो वो कहते थे कि ये सारी योग्यताएं तो इन 20 लोगों में बिल्कुल बराबर हैं, पर इनमें जो 4 जने हैं ना, रखने 4 हैं, हमें 20 को तो रखना नहीं है, लेकिन ये 4 जनों में जरा स्पार्क है, जिस तरह ज़्यादा तमीज़दार, ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा वेल बिहेव्ड, एजुकेटेड, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ठीक, कहाँ पे किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना। अब एक बहुत बड़ी कंपनी में मैं उस समय एडवाइजर था, देश के नंबर 1 कंपनी है। एक किसी व्यक्ति को रखना था बहुत ऊंचे ओहदे पर, लगभग वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट वाली पोजीशन थी, तनख्वाह भी उनकी 3-4 लाख रुपये महीना होनी थी। तो वहाँ क्या हुआ कि जैसे वो कॉफ़ी सर्व की गई, वो इंटरव्यू में आके बंदे सामने बैठे, मुझे याद आ गया, कॉफ़ी सर्व की, तो उस व्यक्ति ने कॉफ़ी रखी सामने जो कैंडिडेट है, और कॉफ़ी में उठा के 1 चम्मच चीनी डाल ली, कॉफ़ी टेस्ट नहीं किया अभी, 1 चम्मच चीनी डाल के मिलाई और पीने लगा। 5-7 मिनट बात की, जो जिन्होंने फाइनल अथॉरिटी थी, जिन्होंने फाइनल करना, मैं ही बैठा हूँ उसमें, 8-10 लोग बैठे हैं, तो उन्होंने 5 मिनट बाद ही घंटी बजा दी। उन्होंने कहा जी आपकी आपसे बात होगी, थैंक यू वेरी मच, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो अभी किसी का सवाल भी नहीं हुआ, कुछ नहीं, सब अटपटा सा लगा सबको। पूछा कि भाई ये क्या बात हुई, ऐसे आपने क्यों इनको बीच में वापस भेज दिया? बोले जिस आदमी ने कॉफ़ी टेस्ट किए बिना में चीनी डाल ली,
इसे तो बहुत दिन बाद पता चला कि कंपनी में कहाँ नुकसान हो रहा, कहाँ फायदा हो रहा, क्या हो रहा। पहले कम से कम एक घूंट तो पी के देखता सही बात है। कि फीकी है तो चीनी डालूं। ज़्यादा बहुत लोग फीकी। देखिए आप, वो ऐसे ऐसे लोस्ट हैं, खाना रखिए उनकी टेबल पे, कुछ भी उनमें नमक डालने लगेंगे, मिर्च डालने लगेंगे, कुछ फ्रूट रख दीजिए, मसाला डालने, अनुभव लिए कोई तजर्बा नहीं उनको, उसको टेस्ट नहीं किया, ठंडा है, गर्म है, कुछ है, मीठा है, खट्टा है, नमका है, क्या कोई लेना देना नहीं। बस वो उठाया, वो एक रोबोट की तरह काम कर रहे हैं। तो ये जो हैबिट, तो ये इस तरह के लॉस्ट लोग हैं, खोए खोए लोग हैं, जिनकी बुद्धि, माइंड, ब्रेन, बॉडी, माइंड, सोल अलग अलग आयामों में काम करता है, ये बहुत अच्छे वर्कर कभी नहीं होते। और ये प्राय यही वर्ग ऐसा है जो प्राय स्ट्रगल करता रहता है। प्राय स्ट्रगल में मिलेंगे ये लोग आपको। बहुत सारे लोगों को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो लेट पहुंचते हैं हर जगह, हर मीटिंग में लेट जाके दिखाने की कोशिश करेंगे कि सब लोग उनका वेट करते हुए मिले, तो उनकी बड़ी ईगो सेटिस्फाई हो रही है, पर उन्हें कोई पसंद नहीं करता। फिर थोड़े दिन बाद वो अकेले बैठे रह जाते हैं, ना लेट होते ना वेट होता, कुछ भी नहीं होता। फिर वो सिनेरियो ही नहीं होता उनके सामने जिसमें आप लेट हो सकते थे, या आपको कोई वेट कर सकता था, या आप तो ना तो वेट किसी को कराइए ना करिए। अब देखिए हम अपने यहाँ एक नेम प्लेट बनवा रहे हैं, एक उस पर हम लिखवा रहे हैं कि जितना लेट उतना वेट, क्योंकि लेट दुगना वेट, दुगना वेट हो जाए तो और अच्छा है, फिर तो और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, पर मैं करूँ उतना तो वेट हो ही हो। जितना लेट दुगना। अच्छा, इसमें कुछ तो परिस्थिति जन्य होता है, वो वे ऑफ हो जाता है, कुछ परिस्थिति जन्य होता है। वो तो ठीक है, गाड़ी खराब हो गई, वंस इन ए ब्लू मून, कोई रास्ते का नहीं पता, पहली बार आप आ रहे हैं, कोई और चीज़ है, वो समझ में आता है। लेकिन एक आदमी 10 बार आ चुका और 10 के 10 बार ही लेट आता है, फिर उसे हम 10 क्या, मैं तो बहुत 10 तो बहुत बार बोला मैंने, अगर 2 बार भी ऐसा करते, तीसरी बार हम उसे टाइम नहीं देते। फिर ठीक भी है, हम उसको बोलते हैं हम जरा कहीं बिजी हैं, हम कहीं और हैं, और हमारे पास 10 काम है भी, हम क्यों Exactly. necessarily अपना समय waste करें? सिर्फ अभी नहीं, अगले 50 वर्षों तक राहुल जी, मैं प्रतिदिन अगर 50 घंटे हूँ दिन में, तो भी मेरे पास भरपूर काम है। मुझे बड़ा अचंभा होता है जब लोग कहते हैं बोर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, पता नहीं भगवान जाने कैसे जीवन जीते हैं लोग। अगर दिन में 50 घंटे हो जाएं और मेरी उम्र 150 साल हो जाए, तब भी मेरे पास अगले 100 वर्षों तक, 50 साल का तो मैं हूँ, अगले 100 वर्षों तक प्रतिदिन 50 घंटे का काम है मेरे पास। मेरे सामने जितने लोग ये आते जाते हैं, कई बार तो बेचारे इसी वजह से दूर जाते हैं, मैं ना बैठता ना बैठने देता किसी को। मेरे पास काम तो सबको दिखता है, मुझे इग्नोर मारते रहते हैं। तो ऑब्वियसली कुछ चीजें होती है प्रायोरिटी बेस्ड है कि यार ये पहले निपटा लेते हैं, चलो ये बाद में निपटा लेंगे, वो बात कभी नहीं आता, वो बात कभी वो चीज़ें जो तो ये छोटी, ये हैबिट की बात है। तो कुछ लोगों को आदत होती है कि जब भी कहीं भी टाइम ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, फिर मैं लेट पहुंचेंगे, ये करेंगे, वो बेकार की बात। उससे पता भी कि एक बात और है, मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए सारी चीज़ें स्वीकृति के भाव में हैं, और आप कहीं गुरुता से संबंधित किसी लोगों के पास जा रहे हैं, किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ से आपको कुछ प्राप्त करना है, तो आपने पहले ही मन में तो फांस पैदा कर दी। अरे गुरुओं को कुछ होता नहीं है, कोई फर्क पड़ता नहीं है खास, या तो मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे, बस 2 ही चीज़ें होंगी। वो कोई ऐसा फांस लेके नाराज होकर भी नहीं बैठेंगे आपसे, पर आपको जो आपके प्रति उनके मन में एक भाव उठता, सत्कार का, प्रेम का, सम्मान का, सहयोग का, आशीर्वाद का, आशीष का, अच्छे वचन का, वो तो खट्टा कर दिया ना आपने, पहले इकट्ठा कर दिया। अब आप उनसे कह रहे गुरु जी मैं आशीर्वाद दीजिए, गुरु तो पहले से भुना बैठा है जो इसके पास बेचारे के पहुंचे हो, वो तो पहले ब्राउन हुआ बैठा है। अब ऊपर साहब उसे कह रहे कुछ दीजिए, तो वो फिर क्या देगा। अब इसमें जो ये तिब्बतन गुरु है बड़े खतरनाक, वो लठ मारते हैं कमर में। अच्छा, उनकी बड़ी खतरनाक जो उनकी वो हैं, उसमें लामाज में बहुत सारे ऐसी पद्धतियाँ हैं, जैन फकीर, वो ऐसे ऐसे गुरु हैं कि चेला पहुंचा कुछ करने, उठा मिलने की, मैं दीक्षा लेने आया हूँ, शिष्य बनना है, वो बोले आइए आइए, वो 5वीं मंजिल पे लेके पहुंच गए उनको, वहाँ ऊपर खड़ा बोले नीचे देखिए कैसा लग रहा है, बोले बहुत अच्छा, उठाया उसने नीचे फेंक दिया, और ऊपर से हाथ झाड़ के बोले कहो कैसी रही। अब आदमी कहेगा यार ये गुरु बहुत खतरनाक है, ये कैसा गुरु है, बड़े बड़े तेल मसे हुए लठ रखते हैं अपने पास, जैसे आदमी एक मारा कमर में उठा के उसकी, तो छोटे वो इसलिए है पात्रता की परीक्षा, ये भी परीक्षा का एक ढंग है, गुरुओं के बड़े अलग अलग तरीके हैं। अब देखिए तेनाली रामा के समय में वो गए एक जगह, एक बहुत बड़े गुरु थे साउथ में, उनके पास उनका ये था कि सवाल नहीं करेंगे आप कुछ भी, गुरु के पास पहुंचेंगे, गुरु जो भी कर रहा है अब उसके सत्संग देखते रहेंगे। अच्छा, गुरु को क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आप चुपचाप देखते रहेंगे। तेनाली रामा वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो गुरु है वो कुएं में से पानी खींच रहा है, और जो बाल्टी है उसमें पेंदी नहीं है, नीचे उसमें तली नहीं है, और वो बाल्टी है, और बार बार एक फिर खींची बाल्टी, फिर 2, अब वो थोड़ी देर तक तो खड़ा रहा, उससे रहा नहीं गया। उसने कहा यार ये गुरु है पागल आदमी, ये चक्कर क्या, ये तो जिंदगी भर भी नहीं भरेगा। और वो हर बार तन्मयता से पानी खींच, पानी उसमें है नहीं, बस आवाज़ आ रही है कुएं में से पानी की, छन 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 की, और वो जो उस पर वो लगी होती चक्री, उसकी आवाज़ चू चू करने की, और रस्सी खींचने का एक्ट हो रहा है, वो सब हो रहा है। गुरु हर बार उसी मुस्तैदी से आस्तीन चढ़ा रहा है और पानी खींच रहा है, तो उस तरह नहीं गया।
उसने कहा गुरुजी ये तो जिंदगी भर भी नहीं भरेगा आपका ड्रम जिसमें पानी डाल रहे हो। उन्होंने कहा आउट, कट आउट। तुमने पहली शर्त ही भंग कर दी। तुम्हारी शर्त ये थी कि तुम मौन रहोगे। मैं कर रहा हूँ, मैं जानूँ मैं जो कर रहा हूँ, तुझे क्या लेने देना है इस बात से। मेरा ड्रम भरेगा कि नहीं भरेगा, तेरे को क्या चिंता सता रही है इस बात। तूने अपनी पहली शर्त खत्म कर दी। और तेनाली रामा वापस घर पहुंचे, जाके रात भर नींद नहीं है। कितने बड़े गुरु थे, उनसे दीक्षा लेने गए थे, उनके पास ज्ञान लेने पहुंचे थे, कुछ इसमें रहस्य रहा होगा। तो कुछ उन्होंने तुम्हें आउट कर दिया चूंकि तुमने शर्त भंग कर दी। शर्त पहले यही थी। तो उनको कुछ तो रहस्य हुआ। अगले दिन फिर जाके पैरों में लेट गए, माफ़ी मांगी कि मैं गुरुजी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं समझ नहीं पाया आपका ये एक्ट और ये। तो बोले मैं तो मुझे ये बहुत हुआ कि इसमें भी कोई ना कोई आपकी बात रही होगी, देशना रही होगी, कोई ज्ञान की बात रही होगी। तो तब उन्होंने गुरु ने मैं आपसे वो रहस्य जानना चाहता हूँ, आप कहेंगे तो फिर कभी दोबारा नहीं आऊँगा। तो बोले सुन, तुम जो अपने शरीर में जितनी तृष्णा, जितनी वासनाएं, जितनी इच्छाएं, जितने लोभ, जितना लालच, जितनी आपकी आकांक्षाएं और जितना कुछ सारे दिन भर रहे हो, कुछ मन में भर रहे हो, कुछ शरीर में भर रहे हो, कुछ अपने घरों में तिजोरी में भर रहे हो, कुछ बैंकों में भर रहे हो। बोले जिस शरीर में इतनी चीज़ें आपने भर रखी हैं, केंद्र तो सबका शरीर ही है, मन ही है, मस्तिष्क है। क्या आपके शरीर में पैंदी है? आपके शरीर जो भी कुछ खा, आप मरे जा रहे हो 500 रुपए किलो की बर्फी, सब कूड़ा हो जाना है 6 घंटे बाद। तो बोले आपकी तृष्णाएं, आप नौ द्वार का छिद्र का, आपका 9 द्वार का पिंजड़ा है शरीर मानस का, हर चीज आपके शरीर से निकल जानी है, आपके विचार भी निकल जाने हैं। तो फिर संग्रह किस चीज का कर रहे हो? और ये बोलिए तो प्रतीकात्मक है, ये तो आपको सिखाने के लिए है कि हम कैसे अपने जीवन का समय, आपको मेरा समय व्यर्थ तो नजर आ गया कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूं, जिंदगी भर नहीं भरेगी, पर क्या तुम्हारी जिंदगी भर में ये बाल्टी भर जाएगी जिसको तुम लेके घूम रहे हो? और ये क्या किसी की भरी है? जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर हैं और निशा कुछ भी नहीं। जिनके यहाँ मलमल के आलिशान गलीचे बिछे थे, 1-1 करोड़ रुपए का, 10-10 लाख रुपए का एक पायदान बिछा था और कालीन बिछा था, वहां सब जगह फंगस लगी हुई हैं। सारे महल खंडर बन जाते हैं एक समय के बाद। देखो ना, सब बाद में वो मोन्यूमेंट हो जाते हैं कुछ। और तो कभी तो वो विलास के केंद्र रहे थे ना। तो हर चीज का एक समय अवधि है, तो वो समय लाइफ इज टाइम। तो आपको अपने जीवन में जो आपके छिद्रता है, क्षुद्रता से ही छिद्रता बनी है, छोटापन। तो छोटेपन के जो सुराख हैं वो तो आपको नजर नहीं आ रहे। ये सब क्या कहाँ ले जाओगे आप अपने साथ? तो ये बहुत ऐसी चीजें हैं जो इस बात को बताती है। तो ये समय की बात पर ये चीज आ गई। तो जो आदमी समय, और मैंने ऐसे लोगों को अक्सर देखा है कि वो हमेशा दिक्कत में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं और वो ठीक नहीं रहता उनका कोई भी काम। समय की इज्जत नहीं कर पा रहे, वो समय भी उसकी कदर नहीं करता। और लाइफ इज टाइम। देखिए एक व्यक्ति 70 साल जीता है, 70 साल में 35 साल तो वो सोता है, 30 आधी रातें थी, और 35 साल की उम्र तक उसे ये नहीं पता होता कि दिन दुनिया है क्या। तो लाइफ इज ओनली 20 ईयर्स, और 20 साल है लाइफ। और जो हर समय रेत के कणों की तरह हमारे हाथ से छूट रही है और रिक्त हो रही है और खत्म हो रही है, पर हम उसके प्रति कभी संजीदा नहीं है। समय को खराब करे जा रहे हैं समय। मेरे पास 20 साल पहले भी कभी समय नहीं था, और था मैं बिजी विदाउट वर्क। मेरे पास कोई काम भी नहीं था, पर काम भी बहुत था। एक्चुअली जो बहुत अधिक व्यस्त है वही सर्वाधिक मुक्त है। तो उसकी सारी चीजें एक सिस्टम से होती है, हर चीज का एक टाइमिंग शेड्यूल और हर चीज का एक तरीका बना होता है, कब क्या करना है, कैसे करना पड़ेगा। हाँ। तो जो काम पेंडिंग है वो पेंडिंग ही रहेंगे। बिल्कुल। मैं 20-21 साल की उम्र में मुझे पता था कि मुझे 50 साल की उम्र में कैसा जीवन जीना है, मुझे अगले 20 साल बाद मुझे क्या करना है। मेरे पास आज उसका बिल्कुल ग्राफ एकदम क्लियर है, एकदम साफ है। भाई जितने लोग मुझसे मिलने आते हैं वो मुझसे क्यों मिलने आए हैं ये तो वो जाने, हालांकि पता मुझे भी ये क्यों आते हैं, पर मैं यहाँ क्यों हूँ ये मुझे एकदम स्पष्ट है। वो क्यों आ रहे हैं वो तो उनके ऊपर है, और वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो उनकी दुनिया वो जाने। मैं क्यों बैठा हूँ, मैं हाँ, क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है और कौन सी चीजें हैं, वो मेरे लिए एकदम स्पष्ट है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं